हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 33 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप एलोकेंट ओरम से रिलेटेड कुछ एडवांस मेथड सीखने वाले हैं। देखिए, इससे पिछली 3 वीडियोस में हमने एक टॉपिक कवर किया जिसका नाम है एलोकेंट ओरम, जिसके अंदर हमने सीखा क्रूड बनाना। क्रूड से मेरा मतलब है डाटाबेस से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, इनको कैसे परफॉर्म करते हैं। हमने पिछली 3 वीडियोस में जितने भी मेथड्स किए वो मैक्सिमम यूज होते हैं हर प्रोजेक्ट में, मगर एलोकेंट ओरम में इससे रिलेटेड कुछ और भी एडवांस मेथड्स आते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। रीड के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एडवांस मेथड्स हैं, फाइंड और फेल, चंक, चंक बाय आईडी, लेजी, लेजी बाय आईडी और कर्सर। इसी तरह क्रिएट से रिलेटेड एक मेथड और भी आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट और क्रिएट, और एडवांस से रिलेटेड 2 मेथड्स और है जैसे अपडेट और क्रिएट और अपसर्ट, और लास्ट में डिलीट से एक रिलेटेड मेथड है जिसका नाम है सॉफ्ट डिलीट। ये सॉफ्ट डिलीट को छोड़ के बाकी जितने भी मेथड्स हैं इनको हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। सॉफ्ट डिलीट को हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, और इन सभी मेथड्स की प्रैक्टिस जो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में कराने वाला हूं जिसका नाम होता है टिंकरवेल। ये टिंकरवेल जो सॉफ्टवेयर है ये लारावल का ही सॉफ्टवेयर है, मगर ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको इसका ओल्ड वर्जन यूज करना पड़ेगा जो आपको नेट पे फ्री में मिल जाएगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको टिंकरवेल के बारे में बताता हूं, उसके बाद हम ये सारे मेथड्स कवर करेंगे। यहां पर देखिए, मैंने टिंकरवेल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है tinkervel.app। यहां पे आप देख सकते हैं ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो है टिंकरवेल 4 वर्जन। ये सपोर्ट करता है लारावल का लेटेस्ट वर्जन जिसका नाम है 11। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ब्लैक स्क्रीन में हमारा सॉफ्टवेयर होता है। इसमें होता है क्या, हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर अपना कोड करते हैं। ये कोड जो हो सकता है वो आपका डाटाबेस से रिलेटेड कोड होता है लारावल का, जैसे एलोकेंट से रिलेटेड या क्वेरी बिल्डर से रिलेटेड, और इसका रिजल्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसकी हेल्प से हमारी जो कोडिंग की स्पीड होती है वो काफी बढ़ जाती है। हम बेसिकली अपनी फाइल को एडिट इसमें नहीं करते हैं, हम जस्ट यहाँ पर अपनी एलोकेंट की रिलेटेड जितनी भी कमांड्स होती हैं उसको यहाँ पर लिख के फटाफट से रिजल्ट देख सकते हैं कि क्या हमें यही रिजल्ट चाहिए। अगर हमें सेम रिजल्ट चाहिए होता है तो हम उस कोड को कॉपी करके अपने कोड में पेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम लॉजिक्स लिख सकते हैं, हम इसमें लूप्स चला सकते हैं, मगर हम इसमें पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं। इसमें जस्ट डाटाबेस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, क्रूड ऑपरेशंस होते हैं, मतलब कि उनका कोड को हम यहाँ पर फटाफट टेस्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमांड्स लिखी हुई हैं जो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका कॉस्ट लिखी हुई है। अभी इसकी कॉस्ट है लगभग 1600 रुपीज, इंडियन रुपीज, जिसमें आपको इसको 2 सिस्टम का लाइसेंस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर 2 यूजर्स मिलकर भी इस लाइसेंस को परचेज कर सकते हैं। और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, मैक ओएस, विंडोज और लिनक्स। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी परचेज करके रखा हुआ है और इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर रखा है। तो ये एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसमें वर्क कैसे करते हैं। यहाँ पर मैं जो डाटाबेस यूज करने वाला हूँ वो वही डाटाबेस है जिसको मैंने अपनी 3 वीडियोस में यूज किया, पिछली लास्ट वीडियोस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट1 नाम से यहाँ पर हमारे पास डाटाबेस है जिसके अंदर यूजर्स नाम से टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर वही कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल, एज और सिटी, जिसमें 12 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। इसी पे मैं अपना वर्क करने वाला हूँ। इसी पिछली वीडियो में जो हमने क्रूड क्रिएट किया था वो भी आप देख सकते हैं, ये वही क्रूड है जिसको हमने अपनी पिछली 3 वीडियोज में कवर किया है। तो बेसिकली अब मैं इस पे कोई वर्क नहीं करूंगा, सिर्फ डाटाबेस पे ही वर्क करूंगा, और वो भी टिंकरवेल सॉफ्टवेयर की हेल्प से। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना टिंकरवेल जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लिया। ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है जहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये डैशबोर्ड ओपन हुआ है और यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने किस डायरेक्टरी पे काम करना है या अपना कोई नया लारावल का प्रोजेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैं अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एलोकेंट हेल्पर। ये देखिए, यहाँ पर हमारी टर्मिनल ओपन हो चुकी है लेफ्ट साइड में, जहां पर हम अपना कोड करेंगे, और राइट साइड में यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ फंक्शनैलिटीज बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर जो बटन है जिसका नाम है रन कोड, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। तो जब भी आप कोई कोड लिखेंगे और Ctrl+R प्रेस करेंगे तभी राइट में रिजल्ट आएगा उसका। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करके दिखाता हूँ, मैं अपने डाटाबेस में से डाटा को फैच करके दिखाता हूँ। तो जैसे हम लारावल में काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे काम करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मॉडल की फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ जिसका नाम है यूजर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज app/models/user। ये वही मॉडल की फाइल है जिसको हमने पिछली वीडियो में यूज भी किया था, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। अब इसके बाद मैं इस मॉडल फाइल के बाद ही यहाँ पर अपनी एलोकेंट की कमांड चला सकता हूँ।
तो देखिए जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर सबसे पहले अपने मॉडल का नाम लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैं अपना गेट मेथड यूज करने वाला हूँ। इसका मतलब है सारा रिकॉर्ड फैच होके आ जाए। अब देखिए इस कमांड को अगर आपने चलाना है तो आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा जिसका नाम होता है रन कोड। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। मैंने यहाँ पे प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे फैच होके आ चुका है। सबसे पहले आप ऊपर देखिए यहाँ पर आ जाती है हमारी सीक्वल की कमांड, मतलब कि जो हमने ये गेट मेथड यूज किया है इसके पीछे जोन सी भी सीक्वल की कमांड रन हो रही है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे को एक एरे रिटर्न हुआ है जिसमें टोटल 12 रिकॉर्ड्स हैं 0 से लेकर 11 तक। यहाँ पर मैं आपको किसी एक रिकॉर्ड को ओपन भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड मैं एरे की फॉर्म में भी चेक कर सकता हूँ, या यहाँ पर आप राइट में देख सकते हैं यहाँ पर टेबल का एक आइकन बना हुआ है, मैं इसको टेबुलर फॉर्म में भी चेक कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये टेबुलर फॉर्म में हमारे पास सारा डाटा आ चुका है जिसमें मैं ऊपर से सर्च भी कर सकता हूँ और इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इसी के साथ में यहाँ पर एक आई का आइकन है, तो यहाँ पर इन्होंने एक अलग सा व्यू बनाया है, ऑब्जेक्ट ग्राफ व्यू। तो देखिए मैं इस पे जूम करता हूँ अपने माउस व्हील से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डाटा है इस तरह बॉक्सेस के अंदर आ रहा है जो हमारे को सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको ड्रैग करके इधर उधर कर सकता हूँ, तो इस तरह भी हम इस डाटा को देख सकते हैं। अगर आप इस तरह का डाटा नहीं देखना चाहते और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको ऊपर राइट में बिल्कुल टॉगल CLI बटन है जो हमारा यहाँ पर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये हमारा डाटा जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का पूरा डाटा हमारे को रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हैं ये ऊपर मॉडल का नाम आ रहा है और इसमें यूजर का ID, ये सब वैल्यूज जो है डाटाबेस से आ रही हैं हमारी, और ये सब कॉलम के नेम है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे फैच होके आ चुके हैं। तो आपने देखा कि हम यहाँ पर कैसे अपनी एलोकेंट की जितनी भी क्वेरीज हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस डाटा को अगर आप लूप चला के देखना चाहते हैं वो भी काम कर सकते हैं। मैं उसका भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये सारा डाटा मैं स्टोर कर देता हूँ यूजर्स नाम के एक वेरिएबल में। ये देखिए अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना फॉर ईच का लूप रन कर लेता हूँ। और इसके अंदर आकर मैं जिस भी कॉलम को प्रिंट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ सिर्फ यूजर के नेम, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इको $user और यहाँ पर हमारे कॉलम का नेम देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम का नेम है नेम जिसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। ये देखिए और यहाँ पर मैंने लगाया सेमीकोलन। अब मेरे को यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl+R, मतलब कि रन का बटन जो है ये, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं। अब ये एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं तो मुझे इसे अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं HTML के टैग यूज नहीं कर सकता जैसे हम ब्रेक टैग वगैरह लगाते हैं। उसकी जगह पर यहाँ पर मैं कोड्स के अंदर एक स्पेशल कोड आता है उसको पास करूंगा \n। इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन में हर बार प्रिंट होने के बाद जब हमारा लूप रन होगा तो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट होगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+R और ये देखिए यहाँ पर सारे रिजल्ट जो है नेक्स्ट लाइन में आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि टिंकरवेल में हमारा जो फॉर ईच वगैरह का लूप है, जो जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक वेयर कंडीशन भी आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वेयर मेथड यूज करूंगा, गेट को बेसिकली मैं नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन यूजर्स का रिकॉर्ड मेरे को दिखाए जो बेसिकली सिटी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इसके लिए मैं कॉलम में सर्च करूंगा सिटी और यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ दिल्ली। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मतलब कि मुझे प्रेस करना Ctrl+R और ये मेरे पास 3 यूजर के नेम आए हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं इसी के साथ यहाँ पर आपको सिटी और इनकी एज भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कोट्स ले लेता हूँ और बीच में से ये डॉट हटा देता हूँ। ये देखिए और बिल्कुल इसी को कॉपी करके यहाँ हाइफन डाल देता हूँ और यहाँ पर किस कॉलम का नेम देखना चाहता हूँ उसका नाम है सिटी, और साथ में मैं यूजर की एज भी देखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर फिर से हाइफन लगाता हूं और लास्ट में नीचे यहां पर आकर कॉलम का नेम डाल देता हूं जिसका नाम है एज। ए की स्पेलिंग छोटे लिखने। ये देखिए मैं यहां पर प्रेस किया Ctrl+R और ये देखिए यहां पर उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया जो बेसिकली दिल्ली के रहने वाले हैं और उनकी एज भी आ रही है। तो इस तरह हम यहाँ पर टिंकरवेल का पूरा यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर हमारा कोड प्रॉपरली चल रहा होता है
तो हम इस कोड को कॉपी करके अपने लारावल के कंट्रोलर के अंदर जाकर इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने यहाँ पर वेयर मेथड आपको यूज करके दिखाया है, तो जितने और भी वेयर मेथड होते हैं जैसे वेयर इन, वेयर और, वेयर डेट, वेयर मंथ, उनको भी मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं पर्टिकुलर किसी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, या यहाँ पर मैं ऑर्डर बाय वगैरह लगाना चाहता हूँ वो भी लगा सकता हूँ। मैं आपको ऑर्डर बाय लगा के दिखाता हूँ। मैं ऑर्डर बाय नेम करना चाहता हूँ, मतलब चाहता हूँ जो ऑर्डर है नेम्स का वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, ए वाले पहले, बी वाले बाद में। ये देखिए, अब मैं ये ऑर्डर कर रहा हूं नेम वाले कॉलम से, तो यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए यहां पर जितने भी नेम्स हैं और पूरे रिकॉर्ड हैं वो ऑर्डर बाई आ चुके हैं नेम से। एम वाले पहले आ रहे हैं, फिर एस और लास्ट में वाई। इसी तरह मैं यहां पर दूसरे भी मेथड यूज करके दिखा सकता हूं आपको करके दिखाता हूं। मैं इस कोड को बंद कर देता हूं अभी, अपने फॉर ईच लूप को, और यहां पर मैं सीधा ही फाइंड मेथड यूज करता हूं और यहां पर आईडी डाल देता हूं जैसे 5। यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, और ये देखिए जिस यूजर का आईडी था 4 उसका पूरा रिकॉर्ड यहां पे फैच होके आ चुका है। और मैं अगर कोई ऐसा आईडी डाल दूं जो हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे मान लीजिए 50, ये देखिए मैंने यहां पर प्रेस किया कंट्रोल आर, तब यहां पर रिजल्ट आ जाएगा नल। ये देखिए, मगर नल तो हमारे को यहां पर टिंकरवेल में दिखा रहा है। अगर हम इसे अपने असली कोड में देखेंगे, मतलब कि हमारे लारावल के असली प्रोजेक्ट में, तो वहां पर नल नहीं आएगा, वहां पर शो हो जाएगा एक एरर। मैं भी आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैं आ गया अपने प्रोजेक्ट में जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। यहां पर मैं किसी आईडी को ओपन करता हूं, मान लीजिए 3 आईडी को। मैं इस पर व्यू पे क्लिक करता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका आईडी शो हो रहा है। अगर मैं यहां 3 ना लिखे 30 लिख दूं, 3030, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक एरर आ जाएगा। ये देखिए यहां पर एक एरर आ चुका है क्योंकि इस नाम का कोई आईडी ही नहीं है 30 नाम से। तो मैं चाहता हूं इस तरह का आईडी पे इस तरह का एरर ना आए, अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता डाटाबेस में। तो उसके लिए हमारे इस वीडियो का जो पहला मेथड है उसका नाम है फाइंड और फेल। तो यहां पर देखिए मैंने वेब एडिटर के अंदर आ गया हूं मैं, और यहां पर अपनी कंट्रोलर फाइल ओपन कर ली है जिसको हमने पिछली वीडियो में कवर किया था, जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर। अब यहां पर एक शो नाम का एक मेथड है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैंने फाइंड यूज किया हुआ है। फाइंड बेसिकली क्या करता है, ये हमारे को जो भी हम इसमें आईडी पास करते हैं उसको डाटाबेस में ढूंढ के देता है, और अगर रिजल्ट आता है तो उसको शो कर देता है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो वो एरर शो कर देता है। तो यहां पर हमारे पास एक दूसरा मेथड भी आता है जिसे हम कहते हैं फाइंड और फेल। ये देखिए, अब ये मेथड बेसिकली करेगा क्या, ये भी यूजर नाम के हमारे पास जो डाटाबेस है उसके अंदर आईडी को फाइंड करेगा। अगर उसको वो पर्टिकुलर आईडी नहीं मिलता तब वो हमारे को रिडायरेक्ट कर देगा 404 पेज पे, मतलब कि पेज नॉट फाउंड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, और मिल जाता है तो रिकॉर्ड शो कर देगा। मैं आपको चेक कराता हूं इसे सेव करके। देखिए मैं यहां पर आया, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए अब यहां पे मैसेज आ गया 404 की पेज नॉट फाउंड। अगर कोई आईडी ऐसा होगा जैसे मान लीजिए 3 या 2 जो एग्जिस्ट करता है हमारे डाटाबेस में, तब रिकॉर्ड शो हो जाएगा। ये देखिए, और यहां पर जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं 55। अब इस आईडी का कोई यहां पर रिकॉर्ड नहीं है, मैं एंटर प्रेस करता हूं, तब यहां पर आ जाएगा 404। ये देखिए, तो ये था हमारी वीडियो का सबसे पहला मेथड जिसका नाम है फाइंड और फेल। इस मेथड को जैसे मैंने भी यहां पर शो पे यूज किया है, आप इसको यहां पर एडिट के टाइम पे भी इसे यूज कर सकते हैं। देखिए मैं ऊपर से ही कॉपी करके यहां पर भी इसे डाल लेता हूं। ये देखिए, और जैसे मैंने यहां पर अपडेट के टाइम पे यहां पे यूज किया, तो यहां पर भी मैं फाइंड और फेल यूज कर सकता हूं। तो इस तरह जहां पर भी मैं फाइंड करता हूं उसकी जगह अगर मैं इसको यूज करूं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक मैसेज भी देता है कि पेज नॉट फाउंड। तो यहां पर देखिए हमने अपने रीड से रिलेटेड पहला मेथड कर लिया फाइंड और फेल। अब इससे रिलेटेड बाद में जितने भी मेथड्स हैं जिसका नाम है चंक, चंक बाय आईडी, लेजी, इन सबको देखते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है यूजर नाम से जिसमें 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है 700 या 7000 या 7 लाख रिकॉर्ड्स हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और हम क्या चाहते हैं कि अगर यूजर वो सारा रिकॉर्ड एक ही बारी में फैच कर ले तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हम चाहते तो हैं सारा रिकॉर्ड आ जाए, मान लीजिए वहां पर 1 लाख रिकॉर्ड्स हैं, और वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं एक बारी में अगर फैच हो जाते हैं, हमारी जो सर्वर की रैम होती है वो भर जाएगी। वो जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद हमारा जो सर्वर है वो हैंग हो जाएगा, और वो बाकी जितने भी विजिटर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस केस के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो भी डाटा होता है डाटाबेस का उसको पार्ट्स में यहाँ पर फैच करके लाते हैं। मान लीजिए मैं जैसे यहाँ पर 7 रिकॉर्ड्स हैं, एक बारी में फैच नहीं करूंगा, उसके लिए मैं पहले 3 रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ, उसके बाद के 3 रिकॉर्ड, और जो बाद में बच जाए जैसे 1 रिकॉर्ड रह गया तो उसको लास्ट में फैच करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग कई तरीके के मेथड्स आते हैं। सबसे पहला मेथड है चंक मेथड।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मॉडल का नाम देंगे। हमारे केस में जैसे एग्जाम्पल में है यूजर, मैंने उसके बाद यहाँ पे मेथड यूज किया चंक, और जितने भी रिकॉर्ड मैं एक बारी में फैच करना चाहता हूँ उसका नंबर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो 3 करके ही मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आएंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, तो 100 करके रिकॉर्ड आएंगे। अब इससे होगा क्या, जैसे 100 रिकॉर्ड्स आएंगे उसके बाद ये मेथड क्या करेगा, चंक हमारी मेमोरी को खाली कर देगा, मतलब कि जो सर्वर की रैम होगी उसको एम्प्टी करके दोबारा से नेक्स्ट 100 रिकॉर्ड्स लेकर आएगा। तो ये इसी तरह वर्क करता है। इससे क्या हमारी मेमोरी पे भी लोड नहीं पड़ता। और यहाँ पर इसके बाद सेकंड पैरामीटर में आता है कॉल बैक फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं है, जैसे ये अनोनिमस फंक्शन है। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया, आप जिस मर्जी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, और इस वेरिएबल की हेल्प से अंदर आप फॉर ईच लूप की हेल्प से इस डाटा को प्रिंट भी कर सकते हैं या व्यू फाइल को भी सेंड कर सकते हैं। ये सभी हम प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड भी आता है जिसे हम कहते हैं लेजी मेथड। ये मेथड भी बेसिकली चंक की तरह ही काम करता है, मगर इसमें हम एक कॉल बैक फंक्शन का यूज नहीं करते हैं, और ना इसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि इसमें कितना डाटा लेकर आना है। जैसे चंक में हमने लिखा था 3, तो ये बेसिकली कैसे वर्क करता है, ये एक एक करके डाटा लेकर आता है। जैसे एक डाटा लेकर आता है तो मेमोरी को खाली करके फिर दूसरा डाटा लेके आता है, इस तरह से। इसको जैसे मैंने यहाँ पर फॉर ईच लूप के अंदर यूज किया, तो इसे ऐसे ही यूज करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे अपने मॉडल का नाम, फिर उसके बाद लेजी मेथड, और इसके बाद इसको वैल्यू को किस वेरिएबल में डलवाना है, जैसे मैंने यहाँ पे डलवाया, और इसके अंदर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं या व्यू फाइल को सेंड करना चाहते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेजी मेथड से रिलेटेड मैं एक बात आपको और भी बताना चाहता हूँ। देखिए जो ये लेजी मेथड होता है, ये चंक के अगर आप इसका कंपैरिजन चंक से करें तो ये थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि ये 1 बाय 1 करके डाटा लेकर आ रहा है। मगर चंक क्या कर रहा है, वो एक बारी में जितने भी हमने डाटा बोला है, जैसे 3 बोला है या 100 बोला है, वो उतना ही रिकॉर्ड फैच करके ले आएगा, फिर नेक्स्ट फैच करेगा 100 रिकॉर्ड को। मगर ये एक एक करके रिकॉर्ड लाएगा और मेमोरी को खाली करेगा, तो ये उसके मुकाबले स्लो रहता है। इसके बाद हमारे पास एक थर्ड मेथड भी आता है जिसका नाम होता है यहाँ पर कर्सर। ये भी बेसिकली लेजी की तरह ही वर्क करता है। इसमें और लेजी में बस एक ही डिफरेंस होता है, वो ये है कि लेजी जो मेथड होता है इसमें हम मल्टीपल टेबल में से डाटा निकाल के लेकर आ सकते हैं रिलेशन से। जैसे ज्वाइन वगैरह रिलेशन हमने करे थे क्वेरी बिल्डर में, उस तरह से अगर हम डाटा को मल्टीपल टेबल में से फैच करके लेकर आना चाहते हैं तो वहां पर लेजी मेथड ही चलेगा। मगर कर्सर जो है सिर्फ सिंगल टेबल पे ही वर्क करता है, मतलब कि डाटाबेस का अगर सिंगल टेबल है उसमें से डाटा फैच करके लाना है, तब आप कर्सर मेथड को यूज करेंगे। एलोकेंट के अंदर हम रिलेशन के साथ कैसे काम करते हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। तो अभी तो मैं आपको ये तीनों प्रैक्टिकल जो कराने वाला हूँ वो सिंगल टेबल पे ही कराने वाला हूँ, जिसका नाम है यूजर। तो देखिए मैं यहाँ पर अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया जिसका नाम है टिंकरवेल। अब मैं यहीं पर आपको अपना चंक जो मेथड है उसको यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए चंक के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहां पर मैंने ये फाइंड मेथड लगाया था यहीं पर मैं यूज कर लेता हूँ अपना चंक मेथड। अब मैं यहाँ पर सारे रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ जितने भी डेटाबेस में हैं, मगर 3 करके। एक बारी में 3 ही रिकॉर्ड लाने हैं। आप यहाँ पर 5, 10 जितने भी लाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, मगर हमारे रिकॉर्ड में सिर्फ कम ही रिजल्ट है, सिर्फ 12 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक अपना कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा। ये बेसिकली एक अनोनिमस फंक्शन होगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसके अंदर हर बार वैल्यू आएगी। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ यूजर से ले लेता हूँ, ये देखिए, और यहाँ से ये वेरिएबल हटा देता हूँ। अब फंक्शन के लिए मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस भी ले लेता हूँ। अब जो भी मेरे पास रिकॉर्ड आएगा 3 करके, उसको मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप से प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर अपना फॉर ईच मेथड बना लेता हूँ। तो देखिए उसके लिए मेरे को यहाँ पर फॉर ईच मेथड चाहिए, तो मैं नीचे से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब यूजर्स के अंदर जितना भी डाटा आएगा, मतलब कि 3 रिकॉर्ड्स आएंगे, वो पहले इस वेरिएबल के साथ मैं यहाँ पर यूजर नाम के वेरिएबल में पास कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता जा रहा हूँ। तो ये हमारा कोड हो चुका है। अभी मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा Ctrl+R, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। मगर हमें कैसे पता लगेगा ये 3 करके आए हैं? सारे रिकॉर्ड तो आने थे, मगर ये 3 करके कैसे आए हैं हमें नहीं पता लग रहा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे ये लूप एक बार चलेगा, मतलब कि 3 रिकॉर्ड के लिए एक बार चलेगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको और यहाँ पे \n। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस टिंकरवेल सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रेक टैग नहीं चलता, मतलब कि HTML का कोई भी टैग वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर /n लगाया। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+R, और ये देखिए पहले ये 3 रिकॉर्ड्स आए हैं, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर स्पेस आ गई है, मतलब कि एक बार यहाँ पर /n का जो वर्क है वो है एंटर का। इसके बाद फिर से 3 रिकॉर्ड्स आए, फिर यहाँ पर ब्रेक लगी है, फिर 3 रिकॉर्ड्स आए, फिर ब्रेक लगी है।
और लास्ट में भी यहाँ पर 3 रिकॉर्ड आके ब्रेक लगी है। ये ट्रू क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि सारे रिकॉर्ड फैच हो चुके हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हर बार जब भी हमारे रिकॉर्ड फैच हो रहा है तो उसके बाद मेमोरी क्लियर हो जाती है, उसके बाद दोबारा से 3 रिकॉर्ड आते हैं। तो यही चंक का वर्क होता है। अगर आपको एक साथ बल्क में डाटा डाटाबेस में से फैच करना है तब हम इसका यूज करते हैं, ताकि हमारी मेमोरी पे भी लोड ना पड़े, तभी हम इसका यूज करते हैं। मैं यहाँ पर आपको 3 की बजाय 2 करके दिखाता हूँ। तो एक बारी में अब 2 करके रिकॉर्ड्स आएंगे। मैंने यहाँ प्रेस किया कंट्रोल आर और ये देखिए 2 रिकॉर्ड्स आए ब्रेक, 2 रिकॉर्ड्स आए ब्रेक। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, प्रेस करता हूँ कंट्रोल आर, तो ये देखिए 4 करके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूँ। देखिए चंक के साथ यहाँ पर मैं कंडीशंस भी पास कर सकता हूँ। अगर कोई भी कंडीशन लगानी है तो मैं अपना वेयर मेथड, जितने भी वेयर मेथड्स हमने पिछली वीडियो में कवर किए हैं, उसको मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो देखिए मैं उसको यूज करके दिखाता हूँ। वेयर मेथड के बाद चंक में आपको यहाँ पर एरो ऑपरेटर देना, और मैं यहाँ पर एक कंडीशन भी ले लेता हूँ। मैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जो दिल्ली के रहने वाले हैं। ये देखिए मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर, तो ये देखिए इसमें सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड थे, तो हमने यहाँ पर जो चंक लगा हुआ वो है 4 रिकॉर्ड्स का। मैं इसको 2 करके दिखाता हूँ, प्रेस करता हूँ कंट्रोल आर, और ये देखिए यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स आए, ब्रेक लग गई। ये देखिए, तो चंक के साथ मैं यहाँ पर वेयर कंडीशन भी यूज कर सकता हूँ। तो हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर चंक्स में आएगा, मतलब कि पार्ट्स में। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा मेथड यूज करके दिखाता हूँ जिसका नाम है लेजी। तो उसके लिए मैं इस कोड को तो कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से जस्ट मैं यहाँ पर जो मेरा ये फॉर लूप है इसको यूज कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी हम लेजी मेथड को यूज करते हैं तो अपना फॉर ईच का ही मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मेरे को अपने यहाँ पर मॉडल का नाम देना है जिसका नाम है यूजर। फिर उसके साथ ही मेरे को यहाँ पर अपना लेजी मेथड यूज करना है। इस मेथड के अंदर हमारे को कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देना होता, ये 1 करके ही रिकॉर्ड फैच करके लाता है। बस इसमें आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि इसके साथ हम कॉल बैक फंक्शन नहीं यूज कर सकते, जैसे कि हम ऊपर कर रहे थे, ये हमें सीधा ही यूज करना होता है। तो इसको मैं चला के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आर, और ये देखिए यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स आए हैं, मगर वो 1 करके आए हैं। मतलब कि एक रिकॉर्ड पहले फैच हुआ होगा, फिर उसने मेमोरी खाली कर दी होगी हमारे लेजी मेथड ने, फिर उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड फैच हुआ, फिर मेमोरी खाली कर दी, फिर थर्ड रिकॉर्ड फैच हुआ, फिर मेमोरी खाली कर दी। तो ये थोड़ा सा स्लो रहता है एज कंपेयर टू चंक मेथड। अगर हम यही डाटा सारा व्यू फाइल को सेंड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको एक तरीके से कंट्रोलर की फाइल में रन करके दिखाया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर्स, और इसी के अंदर मैं इस मेथड को यूज करूंगा लेजी। और जैसे हमारा ये डाटा जो है फैच हो जाएगा, इस मेथड को मैं अपने व्यू मेथड के अंदर यूज कर सकता हूं। जब हम कंट्रोलर की फाइल में रिटर्न करते हैं व्यू, कुछ इस तरह से, ये देखिए अब जैसे मैंने यहाँ पे व्यू लिखा है और यहाँ पे अपनी ब्लेड की फाइल कॉल की है जिसका नाम है इंडेक्स, और यहाँ पर मैंने ये अपना यूजर्स में जितना भी डाटा था कॉम्पैक्ट मेथड की हेल्प से यहाँ पर सेंड किए। अभी इस कोड को तो मैं यहाँ पर रन नहीं कर सकता, HTML का वर्क नहीं देख सकते टिंकरवेल में। तो इस तरह से भी मैं लेजी मेथड को यूज कर सकता हूं। अगर आपने सीधा कंट्रोलर के अंदर उसे प्रिंट नहीं करना, व्यू फाइल को सेंड करना है, तो ये डाटा भी लेजी करके आएगा, मतलब कि 1 करके, और इसको हम सेंड करेंगे अपनी व्यू फाइल में। तो अभी के लिए मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूं। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड मेथड यूज करके दिखाता हूं जिसका नाम है कर्सर। तो बिल्कुल यहाँ पर लेजी मेथड की तरह ही वर्क करता है। मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जस्ट आपको लिखना है कर्सर, और यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ रन करने के लिए, और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा सारा फैच होके आ चुका है। तो इसमें और लेजी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो हमारा लेजी मेथड होता है इसमें हम मल्टीपल टेबल से भी डाटा फैच करके ला सकते हैं रिलेशंस के थ्रू, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। मगर कर्सर में क्या होता है, जब हम कर्सर मेथड को यूज करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल टेबल का ही डाटा फैच कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि इसको हम व्यू फाइल के अंदर सेंड करना चाहते हैं, तो कर्सर से भी डाटा फैच करके हम व्यू फाइल को सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से ही हम यहाँ पर चंक मेथड का भी जो डाटा हमने फैच किया यहाँ पर फॉर ईच लूप में चलाया है, इसको भी हम यहाँ पर व्यू फाइल को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों मेथड्स हमारे कवर हो चुके हैं। अब देखिए जो ये तीनों मेथड्स हैं हमारे, पहले हमने किया था यहाँ पे चंक, लेजी और फिर लास्ट में कर्सर। इन तीनों मेथड का यूज हम यहाँ पर डाटाबेस को अपडेट करने में भी कर सकते हैं। डाटाबेस अपडेट से मेरा मतलब है कि अगर डाटाबेस में कोई टेबल है उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, और वो भी पार्ट्स में। मान लीजिए अगर मेरे को 1 लाख का रिकॉर्ड अपडेट करना है तो हमारा डाटाबेस जो है वो हैंग हो जाएगा, क्योंकि रैम ओवरलोडेड हो जाती है। तो उस केस में भी हम चंक मेथड को यूज कर सकते हैं।
मगर उसके लिए प्रॉपर चंक नहीं होता, उसके लिए हमारे पास अलग से एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं चंक बाय आईडी। मैं उसका भी आपको यूज करके दिखाता हूं। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं, यहां पर पेस्ट करके मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं। ये देखिए, अब देखिए जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा था, यहां पर मैं जब मेरे पास डाटा आ रहा था फंक्शन के अंदर, जो हमारा ये फंक्शन है इसके अंदर जो डाटा आ रहा था इसको मैं डिस्प्ले कर रहा था। अब मैं डिस्प्ले नहीं करना चाहता, इसको अपडेट करना चाहता हूँ और इसको वाले कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे को डाटा को अपडेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पास, मैंने पहले यहाँ पर सर्च किया कि उन यूजर्स का डाटा निकाले जिसका सिटी है दिल्ली, और मुझे चंक का मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू दी है 2। इसको मैं 3 कर लेता हूँ, मतलब कि मैं डाटा को 3-3 करके अपडेट करना चाहता हूँ। यहाँ 3-3 का मैं जो हमारा रिकॉर्ड्स हैं उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब अपडेट करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर्स, जिसको मैंने यहाँ पर फंक्शन में डिफाइन किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना मेथड यूज करूंगा ईच, और यहाँ पे लिखूंगा अपडेट। अब अपडेट मेथड के अंदर आके मुझे करना क्या होता है, यहाँ पर मैं अपना एक एरे लूंगा, जिस जिस कॉलम को मुझे अपडेट करना है उसकी वैल्यूज मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ विद कॉलम नेम। तो देखिए जैसे मैं चाहता हूँ जितने भी यूजर जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनकी एज हो जाए 30। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स और सबसे पहले कॉलम का नेम लेता हूँ एज, उसके बाद एरो ऑपरेटर लगाऊंगा और यहाँ पर एक वैल्यू सेट कर देता हूँ 30। अभी मैंने इस कोड को रन नहीं किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी दिल्ली वाले हैं उन सबकी एज अलग अलग है। यहाँ पे एक आ रही है 20, यहाँ पे आ रही है 17 और लास्ट में आ रही है 22। तो अब मैं इस फाइल को रन करता हूँ Ctrl+R से। यहाँ पे एक सिंटेक्स एरर आ रही है, एक चीज गड़बड़ भी हुई है मुझसे, मैंने यहाँ पर चंक लिखा हुआ है मगर यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे अपडेट के टाइम पे चंक बाय आईडी। ये देखिए इसमें बी जो है कैपिटल लेटर में रहेगा और आईडी का आई भी कैपिटल लेटर में रखना है आपको। तो यहाँ पर मैंने फिर से फाइल को रन करता हूँ Ctrl+R से। यहाँ पे अभी भी एरर आ रहा है, यहाँ पे सिंटेक्स एरर है, तो कुछ कोड में गड़बड़ हुई है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया लूप के अंदर इस वाले कोड में। दोबारा से प्रेस करता हूँ Ctrl+R और ये देखिए यहाँ पर इसने रिटर्न कर दिया ट्रू। इसका मतलब जो हमारा डाटाबेस का जो टेबल है वो सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैं इस लाइन को कमेंट करके दोबारा से अपना गेट मेथड को यूज करता हूँ और यहाँ पे प्रेस करता हूँ Ctrl+R और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक स्टूडेंट है यहाँ पर दिल्ली का, इसकी एज भी 30 हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर भी एक यूजर है, इसकी भी एज 30 हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर भी एक यूजर है माधुरी दीक्षित, इसकी भी एज 30 हो चुकी है। तो जितने भी यूजर जो थे हमारे दिल्ली सिटी के, उन सब का डाटा अपडेट हो चुका है। तो आपने देखा कि हमने एक साथ डाटा को अपडेट कैसे किया। ये काम हम नॉर्मल अपडेट में भी कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर चंक बाय आईडी को यूज ही क्यों किया। देखिए अगर मैंने यहाँ पर बल्क में डाटा सेव करना हो, लाखों का डाटा या हजारों में डाटा, तब मैं इस मेथड का यूज करूंगा, वरना इस मेथड का यूज करने का कोई फायदा नहीं है। ये अपडेट की प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो कर देता है, मगर इससे हमारी मेमोरी पे कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह से लेजी का भी एक अलग से मेथड आता है जिसे हम कहते हैं लेजी बाय आईडी, उससे भी हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं, मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और इसको कमेंट करके इससे नीचे यहाँ पर इसे पेस्ट करके यहाँ पर अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है लेजी बाय आईडी। तो यहाँ पर जस्ट मुझे चंक की जगह पे लिख देना लेजी बाय आईडी और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मुझे एक बारी में कितने रिकॉर्ड को अपडेट करना है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख लूंगा और मेरा कोई फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ और लास्ट से इसमें भी ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पहले ये फाइंड करेगा जोन से भी यूजर दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर उनको पार्ट्स में बांट देगा 3-3 करके। फिर मैंने कहा कि एक एक करके, मतलब कि एक एक पार्ट को पहले अपडेट करो। क्या करो, उसमें एज को चेंज कर दो। अभी मैं इसकी एज कर देता हूँ 40। पहले अभी मैंने 30 करी थी सभी दिल्ली वालों की, अब मैं उनकी एज कर रहा हूँ 40। तो यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+R और ये देखिए यहाँ पर दिल्ली वालों की जो एज है वो 40 हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर भी 40 हो चुकी है और लास्ट में भी एक रिकॉर्ड की 40 हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हम लेजी बाय आईडी से भी डाटा को पार्ट्स में बांट के अपडेट कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लेजी जो होता है ये चंक के मुकाबले थोड़ा स्लो रहता है, मगर इसका काम भी क्या होगा, पहले ये 3 रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा, फिर मेमोरी को एम्प्टी कर देगा, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड को अपडेट करेगा 3 रिकॉर्ड्स को, फिर उसके बाद फिर से मेमोरी को एम्प्टी करता जाएगा। अब इसके बाद हम डाटा को क्रिएट करने का एक नया मेथड देखने वाले हैं। देखिए हमने पिछली 2 वीडियोस में हमने डाटा को क्रिएट करना सीखा था क्रिएट मेथड की हेल्प से,
अब बिल्कुल क्रिएट जैसा एक दूसरा मेथड भी आता है एलुकेंट के अंदर जिसको हम कहते हैं फर्स्ट और क्रिएट। मगर जो ये मेथड होता है ये बेसिकली एक ही काम नहीं करता क्रिएट करने का, ये दो काम करता है। ये फेच करने का भी काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर अपने मॉडल को इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा मॉडल का नाम है यूजर, इसकी पाथ हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, इस तरह से कोड लिख सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मॉडल फाइल का नाम देंगे। उसके बाद हम इस मेथड को यूज करके इसके अंदर दो पैरामीटर्स लेते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है उसके अंदर हमने कुछ भी डिफाइन कर दिया। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है नेम और उसके बाद उसकी एक वैल्यू भी यहाँ पर मैंने लिखी है राम। अब ये क्या करेगा, ये सबसे पहले डाटाबेस में फाइंड करेगा कि कोई ऐसा रिकॉर्ड है यूजर टेबल के अंदर जिसमें नेम के अंदर वैल्यू आ रही है राम। अगर होगी तो उस डाटा को फैच करके दिखा देगा। और मान लीजिए अगर राम नाम से ही बहुत सारे यूजर हैं तो उसमें से भी सबसे पहला वाले ही रिकॉर्ड को फैच करके दिखाएगा, ना कि सारे रिकॉर्ड्स को। और इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इस नेम का अगर इसे कोई यूजर ही नहीं मिलता, अगर यूजर नहीं मिलता तो ये मेथड उस नेम का एक रिकॉर्ड भी क्रिएट कर देगा। तो नेम वाले कॉलम में यही नेम पास कर देगा राम, और बाकी का रिकॉर्ड ये नेक्स्ट पैरामीटर में से ले लेगा। ये देखिए, तो यहां से ये नया रिकॉर्ड पूरा क्रिएट हो जाएगा। तो ये मेथड क्या करता है, ये सबसे पहले पैरामीटर को सर्च करता है। अगर वो इसे डाटाबेस टेबल के अंदर मिल जाता है तो डाटा को फैच करके शो कर देता है। अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिलता तो ये एक नया रिकॉर्ड भी क्रिएट कर देता है। जो हमने सेकंड पैरामीटर में वैल्यू दी होंगी ये सिर्फ तभी यूज में आएंगी अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो ये इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस पुराने वाले कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर एक नया कोड लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं यूजर, जो हमारे मॉडल का नाम है। उसके बाद फर्स्ट और क्रिएट। यहां पर जो हमारा और है उसमें यहां पर ओ कैपिटल में लिखना है और सी को भी कैपिटल में लिखना है। अब इसके अंदर दो पैरामीटर्स आते हैं और दोनों की वैल्यूज आपको यहां पर एरे में लेनी है। तो मैंने एक एरे बना लिया, उसके बाद कोमा देके सेकंड एरे। इन दोनों को मैंने नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे फर्स्ट पैरामीटर में यहां पर मैं एक वैल्यू को सर्च करना चाहता हूं अपने डाटाबेस टेबल के अंदर। और किस कॉलम से सर्च करना चाहता हूं, उसके लिए जैसे मैं यहां पर लगा लेता हूं नेम कॉलम। आप यहां पर मल्टीपल पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे अभी मैं नेम ही ले रहा हूं और नेम में डाल देता हूं जैसे राम। अब राम नाम का रिकॉर्ड हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं चाहता हूं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो यहां पे क्या करे, यहां पर उसकी सारी वैल्यूज को मैं एंटर कर देता हूं। ये देखिए, मैंने यहां पर रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए, ईमेल डाल दिए, एज भी डाल दिए और सिटी भी डाल दिए। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले इस कॉलम को सर्च करेगा, मतलब कि नेम कॉलम को जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर होगी तो उस रिकॉर्ड को फैच करके दिखा देगा, अगर नहीं होगी तो एक रिकॉर्ड ऐड कर देगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस फाइल को रन करने के लिए कंट्रोल आर प्रेस करता हूं और यहां पर ये हमारे को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड दिखा रहा है। मैं अभी सारे डाटा को फैच करके दिखाता हूं। तो इस कोड को कमेंट कर देता हूं और नीचे वाले कोड को रन करता हूं कंट्रोल आर से। यहां पर मैं सबसे लास्ट में जाता हूं। यहां पे नया रिकॉर्ड तो नहीं आया, मैं दोबारा से इसे अनकमेंट करता हूं, दोबारा से रन करता हूं और ये देखिए, यहां पर इसने क्या किया, ये सारा रिकॉर्ड ऐड कर दिया है हमारे डाटाबेस के अंदर। मैं अभी इस कोड को कमेंट करके दिखाता हूं आपको। मैंने इसे कमेंट किया और नीचे वाले कोड को अनकमेंट और नीचे वाले कोड को रन करता हूं। यहाँ पे कंट्रोल आर, सबसे नीचे जाता हूं और ये देखिए, यहां पर एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। अब देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से इसी कमांड को चलाता हूं। नीचे कोड को कमेंट कर देता हूं, दोबारा से इसी कोड को चला रहा हूं। अब ये रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप देख रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये इस रिकॉर्ड को फैच करके ले आएगा, ना कि उसको अपडेट करेगा। तो यहां पर मैंने कंट्रोल आर किया और ये देखिए, ये डाटा को फैच करके ले आया। मैं यहां पर किसी और यूजर का भी आपको डाटा दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर, जैसे कि मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इसको कमेंट करके एक बार आपको सारे रिकॉर्ड दिखाता हूं। ये देखिए, अब देखिए यहां पर सेकंड आईडी में एक रिकॉर्ड है जिसका नाम है सलमान खान। तो मैं इसी नेम को एक बार फाइंड करके दिखाता हूं आपको। इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पर अनकमेंट। ये देखिए, अब सलमान खान का जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये कमांड क्या करेगी, फर्स्ट और क्रिएट, ये सिर्फ डाटा को फैच करके लाएगी, ना कि ये नया रिकॉर्ड ऐड करेगी। यहां पर मैंने प्रेस किया कंट्रोल आर। मैं इस कोड को कमेंट करके फिर से चलाता हूं, कंट्रोल आर। ये देखिए, ये डाटा को फैच करके ले आई। वही रिकॉर्ड है जो पहले से डले हुए थे, ये वाले नए रिकॉर्ड नहीं आए हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था। तो यही इस मेथड का काम होता है।
अब इसके बाद हम अपडेट से रिलेटेड जो नई 2 कमांड्स आई हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहली जो कमांड है उसका नाम है अपडेट और क्रिएट। इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर मॉडल फाइल को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हमारे केस में है यूजर, और जिस भी मेथड के अंदर हम इस मेथड को यूज करना चाहते हैं वहां पर हम इसे इस तरह से लिखेंगे। ये देखिए, ये मेथड के बारे में आपको बता दूं ये करता क्या है। देखिए, हम इसके अंदर इस मेथड के अंदर हम डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं और नया डाटा क्रिएट भी कर सकते हैं। ये देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मॉडल फाइल को यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद इस मेथड को लिखेंगे अपडेट और क्रिएट। अब इसके अंदर भी 2 पैरामीटर आते हैं, सबसे पहला एरे और एक दूसरा एरे। सबसे पहले पैरामीटर में हम यहाँ पर जैसे मैंने 2 वैल्यूज ली हैं, सिटी और नेम, और उसमें एक रिजल्ट भी डाला, राम और दिल्ली। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले डाटाबेस में चेक करेगा क्या कोई ऐसा यूजर नेम है जहां पर नेम आ रहा है राम और उसकी सिटी दिल्ली है। अगर ये दोनों रिकॉर्ड्स मैच हो जाते हैं तो जो सेकंड पैरामीटर है इसके अंदर जो भी हमने वैल्यू सेट की होंगी उनको अपडेट कर देगा। और मान लीजिए अगर इसको इस तरह का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता, कोई राम ऐसा नहीं मिलता जो दिल्ली का रहने वाला है, तब ये पूरा ही एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा जिसमें नेम हो जाएगा, नेम और सिटी, और ईमेल में और एज में यही रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पहला पैरामीटर है वो सिर्फ फाइंड का काम करता है, जो सेकंड पैरामीटर है वो अपडेट का। अगर इसे फाइंड वाले मेथड के अंदर कोई डाटा नहीं मिलता डाटाबेस के अंदर तो ये पूरा रिकॉर्ड एक क्रिएट कर देगा, एक नया रिकॉर्ड। तो ये इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया टिंकरवेल। मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ और सबसे ऊपर जाकर मैं इसका कोड करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पर मेथड चेंज करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा अपडेट और क्रिएट। और क्रिएट का जो सी है और ओ है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। अब मान लीजिए मैं इसी रिकॉर्ड को चेंज करना चाहता हूं जो सलमान खान का है, तो मैं लिखता हूं कि नेम सलमान खान और इसके बाद दूसरा पैरामीटर भी दे देता हूं जिसको मैं सर्च करना चाहता हूं अपने टेबल के अंदर, जैसे सिटी। तो मैं यही सेम सिटी डाल देता हूं, मुंबई। अब मैं यहां पे कह रहा हूं कि ऐसे यूजर को ढूंढो जिसका नेम है सलमान खान और उसका सिटी है मुंबई। अगर ये दोनों रिकॉर्ड मैच हो जाते हैं तब यहां पर ये नया रिकॉर्ड सेट हो जाएगा, ईमेल आ जाएगी। ये राम इसकी जगह चेंज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं sallu@email.com और एज हो जाएगी 20, सिटी हो जाएगी आगरा। मैंने यहां पर प्रेस किया Ctrl+R और ये देखिए यहां पर इसका रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। और मान लीजिए मैं कोई एक नया ऐसा यहां पर फाइंड करता हूं जो हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक सलमान खान मैं दोबारा से फाइंड कर रहा हूं और यहां लिखता हूं गोवा। अब जहां पर ये दोनों रिकॉर्ड मैच होंगे तभी रिकॉर्ड सेट होगा, मगर हमने ये रिकॉर्ड तो पहले से ही डाल रखा है। जो नेम है सलमान खान वो तो डाल रखा है मगर उसका सिटी गोवा नहीं है, उसका सिटी तो है आगरा, तो इसको रिकॉर्ड मिलेगा नहीं, तो ये एक नया रिकॉर्ड ऐड करेगा। तो यहां पर मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूं, यहां पर कर देता हूं सलमान गोवा और इस कोड को रन करता हूं Ctrl+R और ये देखिए एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। मैं आपको सारे डाटाबेस का टेबल को फैच करके दिखाता हूं। मैं जो नीचे कमांड लिखी थी user.get उसको कट करके ऊपर ही ले आता हूं यहां पर और इसको प्रेस करता हूं Ctrl+R। यहां पर आप देखिए यहां पर ये नया रिकॉर्ड नहीं आया सलमान गोवा, क्योंकि इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था जो सलमान खान गोवा का रहने वाला हो। तो इसने क्या किया होगा, एक नया रिकॉर्ड सबसे लास्ट में डाल दिया होगा। ये देखिए सलमान गोवा, और ये यहां पर सिटी जो है मैंने आगरा सेट किया हुआ तो आगरा ही सेट हुआ। तो यहां पर आपको समझ में आया कि हम कैसे पहले सर्च करते हैं इससे, अगर इसको डाटा मिल जाता है तो ये नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करेगा, ये इसको अपडेट कर देगा इन्हीं सारे कॉलम्स को। तो इसके अंदर बेसिकली आपको वही कॉलम डालने हैं जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं, और अगर इसको ये रिकॉर्ड नहीं मिलता तब ये टोटल एक नया रिकॉर्ड बना देगा। अब यहां पर लास्ट में हम अपडेट करने का एक नया मेथड देखने वाले हैं जिसका नाम होता है अपसर्ट। अपसर्ट के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर ही अपने मॉडल को यूज करना है, मतलब कि उसकी फाइल को इंक्लूड करना है, और जिस भी मेथड के अंदर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो उस तरह से यहां पर इस तरह का कोड करेंगे। ये देखिए ये मेथड बेसिकली करता क्या है, ये भी हमारा अपडेट और क्रिएट मेथड जैसे अभी हमने किया है उसी की तरह वर्क करता है, मगर इसके अंदर आते हैं 3 पैरामीटर्स। वो पैरामीटर कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे यूजर, और उसके बाद यहाँ पर यूजर जो है हमारे मॉडल का नाम है, उसके बाद मेथड यूज करेंगे अपसर्ट, और राउंड बेसिस के अंदर आप यहाँ पे 3 बार अलग अलग स्क्वायर बेसिस लेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सेकंड पैरामीटर को देखते हैं। जो हमारा सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है बेसिकली एक यूनिक कॉलम। आपके टेबल में कोई ऐसा कॉलम होना चाहिए जैसे आईडी मान लीजिए जिसमें प्राइमरी की हो, या फिर कोई ऐसा कॉलम जिससे आप फाइंड करना चाहते हैं, मतलब कि वो यूनिक हो, वो वैल्यू दोबारा से एग्जिस्ट ना कर रही हो, ऐसी कोई वैल्यू। तो मान लीजिए हमारे यूजर वाले टेबल में एक ऐसा कॉलम है ईमेल जो यूनिक है, जिसमें हर यूजर की एक यूनिक ईमेल आईडी है।
तो सेकंड पैरामीटर में हम यहाँ पे देते हैं यूनिक कॉलम का नेम। उसके बाद ये मेथड वर्क कैसे करता है, ये इसी ईमेल आईडी से ही पहले डाटाबेस में सर्च करेगा। अगर ये डाटाबेस में इसको मिल जाती है ईमेल आईडी, तो इस डाटा को ये अपडेट कर देगा। और अगर यही वाली ईमेल आईडी नहीं मिलती है जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, तो उसके बाद ये नया डाटा क्रिएट कर देगा। मतलब कि ये इसको अपडेट नहीं करेगा, उस केस में ये नया डाटा क्रिएट कर देगा। और यहाँ पर एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है, जो अपडेट करेगा वो ये सारे रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करता। अगर ये ईमेल आईडी से मिल भी जाती है तो ये सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं करता है। इसमें सिर्फ उसी कॉलम को अपडेट करेगा जो हमने थर्ड पैरामीटर में दे रखा होगा। अगर हमने यहाँ पर सारे कॉलम्स के नेम लिखे हुए हैं तो सभी कॉलम अपडेट हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ सिटी, तो सिर्फ सिटी का ही जो कॉलम है उसी को अपडेट करेगा। मतलब कि ये सिटी जो है सिर्फ वही चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। और अगर ये ईमेल आईडी नहीं मिलती है तो टोटली नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। तो इसका भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया अपने टिंकरवेल में। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी भी कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सबसे पहले अपने मेथड का नाम लिखूंगा जिसका नाम है अपसर्ट। अपसर्ट के बाद मेरे को यहाँ पर इस मेथड को यूज करके इसके अंदर 3 पैरामीटर देने हैं। सबसे पहला पैरामीटर होगा अपने सारे कॉलम्स के नाम दूंगा यहाँ पर और उनकी वैल्यूज। तो जैसे मैं यहाँ पर अब एक नया रिकॉर्ड डालने वाला हूँ या सर्च भी करने वाला हूँ, उसका पूरा मैं डिटेल यहाँ पर डाल देता हूँ। ये भी सब यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल और एज भी। ये देखिए, अब जो ये हमारा सेकंड पैरामीटर होता है, इसके अंदर हम सिर्फ उस कॉलम का नाम देते हैं जो यूनिक कॉलम हो। जैसे कोई आईडी या फिर ईमेल, जैसे ये ईमेल मैंने अपना कॉलम जो है इसको यूनिक बना रखा है, तो इसी का नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और इसके बाद थर्ड पैरामीटर में मुझे उन कॉलम का नाम देना होता है, अगर ये रिकॉर्ड इसे मिल जाएगा तो किन किन कॉलम को अपडेट करे। यहाँ पर मैं सारे कॉलम्स का नाम भी डाल सकता हूँ या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम का या 2 कॉलम का नाम भी डाल सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सिटी, कि सिर्फ अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो सिर्फ सिटी को ही चेंज करे। यहाँ से सिटी से स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड चेंज कर देता हूँ। ये देखिए मैंने एक नया रिकॉर्ड डाल लिया। मैंने नेम लिखा है मोहित, सिटी दिया इसका, ईमेल दिया है। अब ये ईमेल को सर्च करेगा ये डाटाबेस में है कि नहीं। अगर इसे नहीं मिलेगी तो ये एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। मैं इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रेस किया Ctrl+R, यहाँ पे एरर आ रही है। मैंने एक्चुअल में यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद नहीं किया है, तो इसको मैं नीचे बंद कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से प्रेस किया Ctrl+R, यहाँ पे एक एरर आ रही है। मेरे ख्याल से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नीचे वाले कोड को कमेंट करके दोबारा से रन करता हूँ Ctrl+R। यहाँ पे फिर से एक सिंटैक्स एरर है, मेरे को लग रहा है यहाँ पर मैंने कोमा नहीं दिया है। ये देखिए Ctrl+R, और ये देखिए यहाँ पर आ गया 1। अब 1 का क्या मतलब है, यहाँ पर नया रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूँ और नीचे वाले कोड को अनकमेंट प्रेस करता हूँ Ctrl+R। तो सबसे नीचे जाता हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है मोहित नाम से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से यही लिखता हूँ, यही ईमेल, इसमें और कुछ नहीं करता, सिर्फ सिटी चेंज कर देता हूँ, दिल्ली। अब ये मेथड कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ पर मैंने यूनिक कॉलम का नाम दिया ईमेल। तो ये क्या करेगा, पहले इस ईमेल को ढूंढेगा पूरे रिकॉर्ड में कहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर इसे मिल जाएगी तो इस रिकॉर्ड को ये अपडेट करेगा, और अपडेट भी क्या करेगा, सिर्फ सिटी को ही अपडेट करेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं एज भी 30 कर देता हूँ, तो ये एज को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ सिटी को ही चेंज करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थर्ड पैरामीटर में सिर्फ एक ही कॉलम का नाम दिया है सिटी। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे दोबारा से इस कॉलम को एक बार कमेंट कर दूं और यहाँ पर इसको दोबारा से रन करता हूँ Ctrl+R, और ये देखिए यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब रिकॉर्ड चेंज हो गया। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और नीचे वाले कोड को अनकमेंट, इसको देखने के लिए Ctrl+R, और ये देखिए यहाँ पर एज 30 नहीं हुई है मगर सिटी हो चुका है दिल्ली, क्योंकि इसे ये ईमेल आईडी मिल गई थी डाटाबेस के अंदर। तो आपको समझ में आया कि जो ये हमारा अपसर्ट मेथड है ये कैसे काम करता है। इसमें जो पहला पैरामीटर होता है ये हमारा टोटल नया रिकॉर्ड डालने के लिए होता है। सेकंड पैरामीटर में हम उस कॉलम का नाम देते हैं जो यूनिक हो। तो ये इसी वाली ईमेल आईडी को चेक करेगा पूरे डाटाबेस में। अगर ये इसे ईमेल आईडी नहीं मिलती है तो ये पूरा का पूरा एक नया रिकॉर्ड ही ऐड कर देगा, और अगर मिल जाती है तो ये उस कॉलम को अपडेट करेगा जो हमने थर्ड पैरामीटर में डिफाइन किया होगा। तो जैसे मैंने सिर्फ एज लिखी है, अगर मैं यहाँ पर कोमा लगा के एज भी दे दूं तो ये एज भी चेंज कर सकता है, और इसमें अगर ईमेल डाल दूं तो ईमेल को भी चेंज कर सकता है। तो ये था हमारे इस वीडियो का ट्यूटोरियल। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एलुकेंट से रिलेटेड कुछ नए फीचर्स देखने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए।
होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।